हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की एक सीरीज। और हम जून और जुलाई के जो करंट अफेयर्स है वो करवा चुके हैं। अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। और आज से शुरू होने वाले हमारे अगस्त के करंट अफेयर्स, और इसके भी हमारे टोटल 4 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो हर एक मंथ के 4 लेक्चर्स, इट मीन्स 25 क्वेश्चन ईच होंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जब टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और आज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो और अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद या फिर कितना भी देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने घर में जितने लोग हैं सबके फ़ोन से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फॉर मी यू कैन डू दिस, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और हाँ, अगर जो आप पहले देख भी रहे हो, जो भी आप देख रहे हो पहले से ही देख रहे हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा देखो, एक बार सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं जाता। चलो फिर भी आपने शायद कर ही दिया होगा, इतने डिसेंट हो गए आप। तो चलिए फिर भी शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रिसेंटली इंडिया एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी एज्यूम किया। तो हमें बतानी है उसके बारे में, यूएनएससी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले है इंडिया हैज एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या इंडिया ने जो प्रेसिडेंसी है वो मतलब फर्स्ट टाइम ली है? सेकंड है द प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमंग ऑल द 15 मेंबर्स ऑफ यूएनएससी एवरी 6 मंथ्स। की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है सब 15 मेंबर्स में यूएनएससी के हर 6 महीने में। ठीक है, और फिर थर्ड है दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। देखो, इसका मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपसे काफी सारी चीजें पूछी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ना यूएन, सबसे पहले तो यूएन एक बॉडी है। ठीक है, यूएन एक बॉडी है और उसके 6 कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से कौन कौन से? एक तो है यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उसके बाद है दी सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स है, कुछ 6 इसके ऑर्गन्स है, यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और ये जो यूएन के 6 ऑर्गन्स है इसमें से हमसे पूछा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और ओनली यूएन बॉडी है जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू करती है अपने मेंबर स्टेट्स को। ठीक है, ओनली यूएन बॉडी है तो क्या करती है? बाइंडिंग जो रिजोल्यूशंस है अपने मेंबर को क्या करती है? इशू करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें, कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स? याद रखना, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं? न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद ये किस ईयर में बनी है? 1945 में ये बनी है। ठीक है, कब बनी है ये? 1945 में ये बनी है। उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यूएन काउंसिल के स्ट्रक्चर में 2 टाइप के मेंबर्स हैं, एक तो है परमानेंट मेंबर्स और एक है नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, एक है परमानेंट मेंबर्स, एक है नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, जिनको वीटो पावर भी मिली हुई है। 5 परमानेंट मेंबर्स, और वो कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, यूएसए, यूके और फ्रांस। ठीक है, और कौन सा? फ्रांस। चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये 5 है कौन से? परमानेंट मेंबर्स। इसमें जो 10 मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उन 10 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स जो हैं वो हर साल क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, यूएन जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करती है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, और इसमें हर एक साल कितने हो जाते हैं? एक, मतलब वो चेंज हो जाते हैं। मतलब हर साल 5 नए मेंबर्स जो है नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बनते हैं। तो इंडिया जो है वो इसका क्या है? इसका मतलब वो परमानेंट मेंबर्स में तो इंडिया नहीं है, तो इंडिया क्या है? इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, इंडिया क्या है? इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। 1 सेकेंड। तो इंडिया क्या है? इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। अगर इसका इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर है तो इसका मतलब इंडिया आज से तो नहीं होगा, काफी दिन से नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया एज्यूम कर चुका होगा। तो इंडिया ने अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर बना है। ठीक है, तो क्या इंडिया पहली बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है? नहीं, इंडिया इससे पहले 8 बार, मतलब टोटल 8 बार इंडिया जो है वो इसका मेंबर बन चुका है। किसका? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया 8 बार बन चुका है आज तक। ठीक है, याद रख लेना इसको। और जब भी मतलब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है कि डेली इन द सेंस जो रूटीन वर्क है उसको करने के लिए हर एक कंट्री को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या दी जाती है? प्रेसिडेंसी दी जाती है हर एक कंट्री को। ठीक है, किसमें? रोटेशन में।
हर एक मंथ में वो चेंज होती है, वो हर मंथ में अलग अलग जो मेंबर है वो उसको क्या लेते हैं, उसकी प्रेसिडेंसी लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो है, रिसेंटली मतलब अगस्त 2021 में जो थी, इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली थी 1 महीने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कभी प्रेसिडेंसी ली नहीं है, पहले भी ली है, ठीक है। ये रोटेटरी प्रेसिडेंसी है जो इंडिया पहले भी ले चुका है। सिंस 1950 जब भी इंडिया मेंबर बना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वो जो है प्रेसिडेंसी उसने ली है, ठीक है। तो अभी इस टर्म की सबसे पहली प्रेसिडेंसी इंडिया ने ली है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी इस टर्म की सबसे पहली प्रेसिडेंसी इंडिया ने ली है, ठीक है। और जब इंडिया ने लिया तो इंडिया की जो अप्रोच है वो है, इंडिया ने मतलब 5S अप्रोच इंडिया ने इसमें, मतलब मेन एक एजेंडा है 5S अप्रोच इंडिया फॉलो कर रहा है। क्या क्या? एक तो सबसे पहले एस का मतलब है सम्मान, ठीक है। दूसरे एस का मतलब है संवाद, तीसरे एस का मतलब है सहयोग, फोर्थ एस का मतलब है शांति, और फिफ्थ एस का मतलब है समृद्धि, ठीक है। अगर आपको इसको इंग्लिश में देखना हो, जैसे कि सम्मान मतलब रिस्पेक्ट, संवाद मतलब डायलॉग, ठीक है, सहयोग मतलब कोऑपरेशन, ठीक है, शांति मतलब पीस, और समृद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी। तो ये सारे 5S का ऑब्जेक्टिव है इंडिया का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो अभी प्रेसिडेंसी ले रहा है, तो उसमें इंडिया के ये 5 अप्रोच हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अभी इंडिया ने लिए 2021 में, नेक्स्ट ईयर इंडिया की प्रेसिडेंसी कब आएगी? दिसंबर 2022 में, ठीक है। फिर से रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इंडिया की आएगी, तो ये इस टर्म की पहली इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि ये नहीं आपको लगना चाहिए कि ये इंडिया पहली बार ही इसका वो प्रेसिडेंट बन रहा है, तो यही बोल रहा है। सबसे पहले तो इंडिया हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, इस टर्म की पहली टाइम है, ठीक है। इस टर्म की जो अभी इलेक्ट हुआ है इंडिया, इस टर्म की पहली प्रेसिडेंसी है। तो ये स्टेटमेंट मतलब आधी करेक्ट है, आधी ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, द प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमंग ऑल द 15 मेंबर्स ऑफ यूएनएससी एवरी 6 मंथ। अभी बोला हर 6 महीने में नहीं, हर महीने चेंज होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। अभी बताया मैंने, लगभग 8 बार जो है इंडिया जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, तो ये पहला टाइम नहीं है जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ठीक है। तो इसका मतलब दो, सेकंड और थर्ड तो इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड तो इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड तो इनकरेक्ट है, इसका मतलब 1 है जो वो करेक्ट है। मतलब इस टर्म के लिए इंडिया ने पहली बार ये प्रेसिडेंसी इसकी ली है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पहली बार इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी ली है। तो अब आ जाते हैं किस पे? अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द ऑल इंडिया कोटा विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है। सबसे पहले है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। जो नीट में जो ऑल इंडिया कोटा है, क्या वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया है? ये बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या है? बिल्कुल भी नहीं है, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, कब? 1986 में। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आया था, कोई मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे नहीं आया था। सेकंड है, इट वाज टू प्रोवाइड फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्टेट टू एस्पायर टू स्टडी इन अ गुड मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन अनदर स्टेट। बिल्कुल, ऑल इंडिया कोटा उसी के लिए तो होता है कि मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी मिले स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, किसी भी दूसरी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए। थर्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ टोटल अवेलेबल यूजी सीट्स। याद रखना, यूजी सीट्स 15% है रिजर्व ऑल इंडिया कोटा के लिए, और पीजी सीट्स जो है वो 50% रिजर्व है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और फोर्थ है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST का भी रिजर्वेशन है, ठीक है। याद रखना है, SC ST का भी रिजर्वेशन है, SC का 15% और ST का 7.5%, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा स्कीम में। तो एक चीज ध्यान रखनी है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो ये केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, किसके बारे में? ऑल इंडिया कोटा के रिजर्वेशन के बारे में। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिसेंटली धोलावीरा वॉज अनाउंस्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रिसेंटली धोलावीरा को क्या बनाया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। तो हमें उसके बारे में बताना है, धोलावीरा के बारे में। सबसे पहले, इट इज द फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया टू बी डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या हुई है? डेजिग्नेट हुई है। तो क्या ये पहली साइट है? अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है? इट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। और थर्ड है, इट इज फेमस फॉर द नेटवर्क ऑफ वाटर रिजर्वायर्स एंड चैनल्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो धोलावीरा है ना, वो हरियाणा में तो नहीं है, मेनली धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है तो आप 2 स्टेटमेंट्स को कट कर सकते हो। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि ये वाटर चैनल्स के लिए फेमस है। अब आ जाते हैं अपने कौन सी स्टेटमेंट पे? फर्स्ट स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है? ये पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो मिला है, क्या मिला है? दर्जा मिला है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो इसकी जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? हमारी करेक्ट। वैसे अगर देखा जाए तो ये कौन सी इंडस वैली की पहली साइट है, लेकिन वैसे हमारी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इंडस वैली की पहली साइट है, लेकिन वैसे इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इससे पहले 39th जो साइट हुई थी वो कौन सी थी? वो थी रमप्पा टेम्पल, तेलंगाना का, ठीक है। रमप्पा टेम्पल कहाँ का था? वो तेलंगाना का टेम्पल था, रमप्पा टेम्पल।
वो था मीन, ठीक है। रमप्पा टेम्पल तेलंगाना का, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। अभी ये 40th साइट है इंडिया में, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट है साउथ एशिया में। और याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेट्रोपोलिस सिटी थी उसमें से 5th लार्जेस्ट है ये, ठीक है। धोलावीरा की बात करिए, क्या है, 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस सिटी थी। 5th लार्जेस्ट कौन सी थी? मेट्रोपोलिस सिटी। इसका मतलब पहले और भी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, जैसे कि सब यस थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ी वो थी, कौन सी? मेट्रोपोलिस सिटी थी। उसके बाद आ जाता है हमारा जैसे कि गनवरीवाला, ठीक है। एक तो है गनवरीवाला, ठीक है। और एक है हमारा क्या, ये हड़प्पा। ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों पाकिस्तान में है। और इसके अलावा एक और आता है हमारा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ठीक है। ये कहाँ पे? हमारा हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पे? हमारा हरियाणा में है। तो ये 4 साइट्स हैं, ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तो हमारी पहले ही हैं। और ये जो है हमारी ये 5th लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। मतलब लार्जेस्ट इन दिस सेंस मेट्रोपोलिस सिटी है, 5th लार्जेस्ट। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की और भी साइट्स हैं गुजरात में। ये नहीं है कि केवल और केवल धोलावीरा है, और भी साइट्स हैं गुजरात में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। जैसे कि जैसे कि एक है लोथल, ठीक है। लोथल भी आपने सुना होगा, साबरमती के किनारे पे स्थित है। एक है रांगपुर, ठीक है। रांगपुर भी गुजरात में ही जगह का नाम है, ये भादर रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। एक है रोजडी, ये भी गुजरात में ही है। उसके बाद है एक है लखा बवाल, ठीक है। लखा बवाल जो भी है ये जामनगर में है। और एक है देशालपुर, ये भी गुजरात में है। तो ये और साइट्स हैं जो इंडस वैली साइट्स हैं जो गुजरात में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या और ऐसी साइट्स हैं गुजरात में जिनको, जैसे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, क्या और भी साइट है? यस, एक तो आपने सुना होगा रानी की विव, तो एक तो ये है पटन में, ठीक है। एक है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, और एक है चंपानेर, चंपानेर एंड पावागढ़, ठीक है। आज थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट हमारा चल नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा इसके साथ कोऑपरेट करना, ठीक है। तो ये 3 ऐसी साइट्स हैं जो क्या है हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं, जो गुजरात की हैं। मैंने 3 चीज़ें बताई हैं अभी। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की 5 बड़े शहर कौन कौन से थे, दूसरी चीज़ बताई कि गुजरात में इंडस वैली साइट्स और कौन कौन सी हैं, और तीसरा बताया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गुजरात की और कौन कौन सी साइट है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो आंसर हो जाता है वो 1st एंड 3rd करेक्ट थी, तो आंसर आ गया ए। अब जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज अंडर क्लिनिकल ट्रायल फॉर इट्स रोल इन रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इज अप्रूव्ड इज नोन एज इंडियन विंटर चेरी। किस जो मेडिसिनल प्लांट है उसको इंडियन विंटर चेरी भी बोला जाता है? तो याद रखना किसको बोला जाता है? अश्वगंधा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अश्वगंधा को बोला जाता है। और इसका अगर हम उसका नाम ले, अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? विथानिया सोमनीफेरा। क्या नाम है? विथानिया सोमनीफेरा। ये इनकी क्या है? इंडियन विंटर चेरी, या फिर जिसको बोलते हैं अश्वगंधा, ये इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको अब हमेशा के लिए। और इस पे रिसर्च करने के लिए, इस पे ट्रायल करने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने किसके साथ मतलब कोऑपरेट किया है, MOU साइन किया है? लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ उन्होंने क्या किया है? कोऑपरेट किया है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि इन दोनों ने MOU साइन किया है इस प्लांट पे क्या करने के लिए? क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए कि ये कोविड से जो है वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है ये ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ही आती है। किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, अगर आपने हमारी इकोनॉमी की सीरीज नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, उसमें बताया गया है। सबसे पहले ये क्या है? मेन चीज़ क्या है? इट इज स्कीम टू प्रमोट यूज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन अमंग दी, ऐसा नहीं है। इट इज इनिशिएटिव फॉर इंप्रूविंग ईज ऑफ एक्सेस बाय रिटेल इन्वेस्टर थ्रू ऑनलाइन एक्सेस टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो बिल्कुल यही है कि अभी क्या है, रिटेल में जो है आरबीआई ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर भी डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट में भी। और सेकेंडरी मार्केट में एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है NDSO, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ठीक है। ये सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई बेस्ड स्क्रीन बेस्ड एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग मशीन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने के लिए सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसके आंसर हो जाता है भी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेंशन्ड बिलो आर करेक्ट अबाउट कृष्णा रिवर डिस्प्यूट। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। कृष्णा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कैसा लगता है आपको? सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? आपको पता होगा कौन सी है? गोदावरी। तो ये स्टेटमेंट तो क्या होगी हमारी? रॉन्ग होगी। सेकंड है रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। मेन जो रिवर डिस्प्यूट है वो किसके बीच में? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। क्या ऐसा है?
क्या ऐसा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है ये डिस्प्यूट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये किसके बीच में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा के बीच में है। किसके बीच में है? कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्रा के बीच में है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया? डी। थर्ड ही ठीक होगी। द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इज द फर्स्ट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इन इंडिया। बिल्कुल, ये पहला वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था, और कब बना था? 1969 में बना था। पहला वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था, कब बना था? 1969 में बना था, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, थोड़ा थोड़ा कृष्णा रिवर के बारे में। वैसे अगर आपको पता हो तो कृष्णा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कृष्णा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से? महाबलेश्वर से, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। ये महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। इसके बाद ये बता दिया कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। उसके बाद ये 4 स्टेट से पास होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है। किन किन स्टेट से पास होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा, ठीक है। 4 स्टेट से ये मेनली पास होती है। उसके बाद इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, काफ़ी सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि एक है तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा में मतलब मेन जो एक शहर है हम्पी, कुरनूल, ये इसके उस पर लोकेटेड है। और ये क्या है? तुंगभद्रा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा रिवर की। उसके बाद आती है हमारी भीमा। भीमा जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इसकी कृष्णा रिवर की, ठीक है। और भी इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि मालप्रभा, घटप्रभा, ठीक है, यरला, दूधगंगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मूसी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मूसी। उसके बाद आती है हमारी वरना, ठीक है। उसके बाद बस यही है मेन रिवर्स। और जो मूसी रिवर है उस पर कौन सा शहर लोकेटेड है? उस पर शहर लोकेटेड है हैदराबाद, ठीक है। उस पर हैदराबाद लोकेटेड है। तो ये है हमारी कुछ की ट्रिब्यूटरी किसकी? कृष्णा रिवर की। अगर हम कृष्णा रिवर के बारे में और कुछ देखते हैं, जैसे कि इस पे कौन कौन से रिजर्वायर हैं, तो श्रीशैलम डैम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा, श्रीशैलम डैम इसी पे लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद धोम डैम, DHOM, धोम डैम, ये भी इसी पे लोकेटेड है। उसके बाद नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, ये भी इसी पे लोकेटेड है। उसके बाद अलमाटी डैम, ये भी इसी पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सारे डैम्स किस पे लोकेटेड है? कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है। और 2 और प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पे मेनली इरिगेशन के लिए लोकेटेड है। एक तो है प्रकाशम बैरेज, क्या है? एक प्रकाशम बैरेज भी इस कृष्णा रिवर पे ही है। और एक है पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी इसी पे लोकेटेड है, ठीक है। मेनली जो पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो किसको कनेक्ट करेगा? गोदावरी को कृष्णा के साथ कनेक्ट करेगा। और मेनली जो सरप्लस वाटर है गोदावरी का वो कृष्णा में क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ये फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का, पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। और कृष्णा रिवर पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स भी पाए जाते हैं जो कई बार पेपर में आ जाते हैं। एक तो श्रीमानी फॉल्स, ठीक है। एक है बरखाना फॉल्स, ठीक है। एक श्रीमानी फॉल्स, एक बरखाना फॉल्स और एक है गोकक फॉल्स जो है ये घटप्रभा रिवर पे है। तो ये मेन 3 फॉल्स हैं जो इस पे लोकेटेड है। आपको पता चल गया कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन से स्टेट से पास होती है, कौन कितनी लार्जेस्ट है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से रिजर्वायर्स हैं, कौन सी, हाँ एक इंपॉर्टेंट सिटीज बच गई कि इस पे इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी है। जैसे कि एक है सतारा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सिटीज के बैंक पे लोकेटेड है। एक है अमरावती, कौन सी है? एक है अमरावती, एक है विजयवाड़ा, ये 3 सिटीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किस पे लोकेटेड है? कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अभी 2 शहरों के बारे में और भी बताया था, एक हैदराबाद जो मूसी रिवर पे लोकेटेड है, और अगर तुंगभद्रा की बात करें तो वहाँ पे हम्पी और कुरनूल 2 शहर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जो तुंगभद्रा थी वो क्या थी? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी। और जो ये भीमा थी वो क्या थी? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी थी किसकी? कृष्णा रिवर की। तो कृष्णा रिवर के बारे में लगभग मोटी चीजें हमने काफी सारी देख ली हैं। अब आ जाते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रिप प्रोग्राम के बारे में बताना। ड्रिप क्या है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। देखो इसमें डैम जो रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन को भूल जाओ, बस डैम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़ो इसको, ठीक है। तो इसका आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। फर्स्ट द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। जो ये प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल असिस्टेंस से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सेकंड द प्रोजेक्ट एम्स टू रिहेबिलिटेट द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन इंडिया। याद रखना ये पीपल को रिहेबिलिटेट करने के लिए नहीं है, तो याद रखना ये पीपल को रिहेबिलिटेट करने के लिए नहीं है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि सेफ्टी और परफॉर्मेंस, जो भी डैम्स हैं, जो भी सिलेक्टेड डैम्स हैं, उनकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, ठीक है। मेन क्या है? डैम्स की सेफ्टी को और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, और साथ में जो भी इंस्टीट्यूशंस उसको डेवलप कर रहे हैं उसको भी क्या करना? स्ट्रेंथन करना। बस ये इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। याद रखना ये इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। और वैसे जो ड्रिप प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट कब किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 2012 में, ठीक है। किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। और इस मेनली किस मिनिस्ट्री में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है, ठीक है। और किसने स्टार्ट किया था इसको? सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसको मिलकर स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये फेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। ऐसे फेजेस में इसको पहला फेज जो है वो खत्म हो चुका है, फेज 2 अभी स्टार्ट हुआ है, जो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की हेल्प से जो स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। 10 ईयर इसका पीरियड होगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें एक और है जो कि ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है धर्मा ऐप। जिसका नाम क्या? धर्मा ऐप। धर्मा मतलब है डैम हेल्थ एंड
रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ये है धर्मा ऐप। ये मेनली क्रिएट किया गया है ताकि इंपॉर्टेंट डेटा जो है, जो भी डैम से रिलेटेड डेटा है, उसको इकट्ठा किया जा सके, उसको कैप्चर किया जा सके और उसको फिर मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट या फिर रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल के लिए उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, उसके लिए बनाया गया धर्मा ऐप। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका नाम है SHAISYS। ठीक है, इसका मतलब है सिस्मिक हैजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सिस्मिक हैजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो सिस्मिक हैजार्ड्स के बारे में क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, वो भी इसके अंदर क्या गया, बनाया गया। ठीक है, और इंडिया वैसे क्या वर्ल्ड में इंडिया का कौन सा नंबर है डैम्स में? इंडिया में कितने डैम्स बने हुए? तो याद रखना, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है डैम्स में। कौन सी कंट्री? थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। किसके बाद? चाइना और यूएसए के बाद। सबसे ज़्यादा डैम चाइना में है, फिर यूएसए में, और उसके बाद किसका नंबर आता है? इंडिया का ही नंबर आता है। ठीक है, तो ये डैम्स के बारे में कुछ है। ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में किसने स्टार्ट किया था? फेजेस में स्टार्ट हो रहा है, पहला खत्म हो चुका है, सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, कितने साल के लिए? तो सारी चीज़ें हो जाती है हमारी कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग है। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे। फर्स्ट है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन्होंने क्या की थी? वो की थी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की थी? 1907 में इन्होंने फाउंड की थी। और कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। उसके बाद फेमस भारत माता की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल ये भी जाने जाते हैं और ये भी जाने जाते हैं। भारत माता की तो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, साथ में और भी काफ़ी सारी पेंटिंग बनाई थी, जैसे कि पासिंग ऑफ शाहजहाँ। ठीक है, पासिंग ऑफ शाहजहाँ भी इसने बनाई थी। जर्नीज एंड भी इन्होंने बनाई थी। उसके बाद फेरी लैंड इलस्ट्रेशन भी इन्होंने बनाई थी। उसके बाद माई मदर। ठीक है, उसके बाद माई मदर भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो काफ़ी सारी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हुई हैं। और मेनली किससे इंस्पायर थे? अजंता केव्स पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। ठीक है, अजंता केव्स पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। और इनको अबन ठाकुर भी बोला जाता था, अबन ठाकुर भी इनको बोला जाता था। और इसके अलावा बात करें, इनकी काफ़ी सारी बुक भी हैं, जैसे कि एक है राज कहानी। ठीक है, जो इन्होंने बंगाली में लिखी हैं सारी बुक्स। एक तो राज कहानी, एक है बुरो अंगला, एक है नालक, और एक है खिरेर पुतुल। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स है जो इन्होंने बंगाली में लिखी थी। काफ़ी फेमस बुक्स हैं इनकी। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, याद रखना, इनकी 1951 में इनकी डेथ हुई थी। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली है। किसके बारे में? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? सी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 को देखने से न्यू बैंक देख के अभी आपको समझ में नहीं आया, तो आपको इकोनॉमी का सेक्शन जाके देखने की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने करवा दिया है। तो सबसे पहले नियो बैंक्स हैव द एबिलिटी टू लिवरेज ए सिंगल नेटवर्क विद द कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। देखो, नियो बैंक्स क्या होते हैं? टोटल डिजिटल बैंक को नियो बैंक बोलते हैं, वर्चुअल बैंक भी इनको बोलते हैं। केवल और केवल ऑनलाइन काम करते हैं, कि कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, कंप्लीटली डिजिटल होते हैं। ठीक है, चीप होते हैं, क्विक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि नियो बैंक्स हैव द एबिलिटी टू लिवरेज ए सिंगल नेटवर्क विद द कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। बिल्कुल सही है। सेकंड है, न्यू बैंक्स हैव ए लाइसेंस ऑफ देयर ओन। देखो, याद रखना, इनका अपना कोई लाइसेंस नहीं होता, और ये किसके साथ काम करते हैं? अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ काम करते हैं लाइसेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, याद रखना, इनका अपना नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है, न्यू बैंक्स प्रोवाइड डिजिटल एंड मोबाइल फर्स्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन पेमेंट। बिल्कुल, ये न्यू बैंक्स डिजिटल और मोबाइल फर्स्ट फाइनेंशियल एप्लीकेशन क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, सेकंड जो हमारी रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? डी। ये था न्यू बैंक्स का कंसेप्ट, काफी अच्छे से हम पहले भी करवा चुके हैं। अब आ जाता है प्रगति के बारे में। प्रगति, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन के बारे में। ठीक है, मेनली ये किसने स्टार्ट किया था? पीएमओ ने स्टार्ट किया था। किसने क्या किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने स्टार्ट किया था। 3 टायर सिस्टम। एक तो इसमें आते हैं पीएमओ। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज। ठीक है, क्या आते हैं? एक यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, और एक आते हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी स्टेट के। एक आते क्या? स्टेट के चीफ सेक्रेटरी। तो ये 3 लेवल मेनली क्या है? 3 टियर सिस्टम है। किसको कौन मैनेज करता है? पीएमओ इसको मैनेज करता है। सबसे पहले इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे पीएमओ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अक्रॉस द कंट्री। कैसा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकंड है द प्लेटफॉर्म एम्स टू प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रोजेक्ट्स फ्लेड बाय स्टेट। बिल्कुल ये है मेन इसका ऑब्जेक्टिव, ये है मेन ये प्रगति प्लेटफॉर्म मेनली, जिसमें स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, उन पे मेनली रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिव्यू उनको करना, रिव्यू पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो वो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और याद रखना, ये कब लॉन्च किया गया था? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। किसके डायरेक्शन में? ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप किस में यूज कर सकते हो? इस कंसेप्ट को मेनली मेंस में इसको ज्यादा यूज कर सकते हो। एक और इस स्कीम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 3 जो है वो टेक्नोलॉजीज का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। एक तो है डिजिटल डेटा टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक तो डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, दूसरी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और तीसरा है हमारा
जो स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या है, एक जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, एक है हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक है डिजिटल डेटा मैनेजमेंट। ये 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है। 2015 में लॉन्च की गई थी। 3 टायर सिस्टम है, पीएमओ यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, और मेनली मैनेज कौन करता है, पीएमओ इसको मैनेज करता है मेनली स्कीम्स को देखने के लिए, ठीक है, और टाइमली उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 40 कहाँ से आ गया। यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल प्लान रिसेंटली। इंडिया ने ये प्लान प्रोग्राम लॉन्च किया, तो हमें उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। याद रखना ये मेनली किसका प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग। सेकंड है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल बाय प्रमोटिंग द कल्टीवेशन ऑफ पाम। मेनली क्या है, इसमें पाम के जो ट्रीज है उनका कल्टीवेशन किया जाएगा, और मेनली सेल्फ रिलायंस लाया जाएगा किसमें, एडिबल ऑयल में। ठीक है, सेल्फ रिलायंस लाया जाएगा, क्योंकि हम जो 2/3 जो हमारी रिक्वायरमेंट है एडिबल ऑयल की, वो 2/3 जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट से फुलफिल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमें इम्पोर्ट को कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इम्पोर्ट्स को कम करना है और सेल्फ रिलायंट बनना है। थर्ड है, द मिशन ऑल्सो एम्स टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। तो याद रखना, एक्सपोर्ट का इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करनी है, पहले सेल्फ सफिशिएंसी एक्वायर करनी है, ताकि हमारा क्या हो उसके इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो उसके। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी भी रॉन्ग है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो केवल हमारी क्या है, तो ये जो हमारा आंसर है इसमें कुछ गलत दे रखा है, तो इसमें आएगा ओनली 2 ओनली। ठीक है, 2 ओनली, तो कहीं भी लिख लेना 2 ओनली, तो इसका आंसर केवल 2 ओनली है। ठीक है, और इस मिशन का मेन टारगेट क्या है, सबसे पहले तो जो ये मिशन है इसका मेन टारगेट क्या है, इसका मेन टारगेट है कि हमें जो पाम ऑयल है उसका जो प्रोडक्शन है, पाम ऑयल है जो उसका प्रोडक्शन है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। और कितने तक ले जाना है, 11 लाख टन तक ले जाना है। कितने तक ले जाना है, 11 लाख तक ले जाना है 2025 से 26 तक। और ये तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन हमें इतना इंक्रीज करना है। अब हमें कल्टीवेशन के अंडर एरिया भी हमें इंक्रीज करना है, और वो कितना करना है, 10 लाख हेक्टेयर तक करना है। कितना करना है, हमें 10 लाख हेक्टेयर तक करना है। कब तक, 2025 से 26 तक। और अगर 29 2030 की बात करें तो हमें एरिया कितना इंक्रीज कर देना है, 16.7 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इतना एरिया 29 2030 तक हमें इंक्रीज कर देना है। तो ये है मेन ऑब्जेक्टिव हमारे मिशन प्लान के। हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं अपनी एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट को, ऑयल की रिक्वायरमेंट को, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाना पड़ा। और इस मिशन का मेन जो फोकस है वो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, जहाँ पे जो ये पाम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उगाए जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार पे इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। क्या कोई और स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की जिसमें ऑयल सीड के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा हो, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश की जा रही हो, तो यस, खरीफ स्ट्रेटजी 2021। ठीक है, ये भी लॉन्च की गई है, इसमें भी सेम ही उसके थोड़े से क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमारा इसका आंसर हो गया 2 ओनली, केवल सेकंड ही करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल के बारे में बताना है। तो ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल क्या करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि द बिल प्रोवाइड परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज। द बिल प्रोहिबिट स्ट्राइक, लॉकडाउन, लॉकआउट्स, ले ऑफ इन यूनिट्स इंगेज्ड इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि जो बिल है वो क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा स्ट्राइक्स को, लॉकआउट्स को, लेआउट्स को, जो भी यूनिट्स इंगेज्ड हैं एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में। ठीक है, इसका मेन टारगेट यही है कि ये क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो स्ट्राइक करने से रोक सकती है, लॉकआउट करने से रोक सकते हैं, लेआउट करने से रोक सकते हैं, जो भी कहाँ पे इंगेज्ड है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में इन्वॉल्व है। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज क्या होते हैं, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी अंडरटेकिंग जो ऐसे सामान बना रही हो जो हमारे डिफेंस में रिलेटेड है, या फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे ऐसी सर्विसेज दी जा रही हो जिससे कि मतलब हमारी डिफेंस में काम आती है, या फिर हमारी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री उससे हैम्पर होती है, तो उसको बोलते हैं एसेंशियल सर्विसेज। तो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल में क्या है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, लॉकआउट नहीं कर सकते, लेआउट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में स्ट्राइक करना, याद रखना, कोई इंडिया में स्ट्राइक करना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ना ही कोई फंडामेंटल राइट है। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान रखना है कि स्ट्राइक करने का जो राइट है वो हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया, ना फंडामेंटल राइट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्ट्राइक करना क्या है, एक हमारा स्टैट्यूटरी राइट है। किस स्टैट्यूट में दिया गया है, किस एक्ट में ऐसा दिया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ऐसा दिया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया गया है कि ये मेनली क्या है कि स्ट्राइक्स पे जाने से मतलब ये क्या है, रोकता है। ठीक है, तो आपको अगर स्ट्राइक पे जाना तो आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होंगी, जैसे कि आपको 6 वीक्स से पहले ही नोटिस देना होगा, या कुछ ऐसे कंडीशन है। ठीक है, केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए था ये, लेकिन अभी क्या किया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया और एसेंशियल सर्विसेज को भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर रख दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको भी अमेंड कर दिया गया है और इसमें इसको रख दिया गया कि इसको एसेंशियल सर्विसेज को, और एसेंशियल सर्विसेज को रख दिया गया, तो इसका मतलब वहाँ पे भी क्या है, कुछ
प्रोहिबिशन सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। तो इसका आंसर हो गया बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस किस किसके बीच में होती है? सबसे पहले कोनकन एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो याद रखना कोनकन एक्सरसाइज किसके बीच में हुई थी? इंडिया एंड यूके के बीच में। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। मालाबार इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, और अल मोहिद अल हिंद इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। तो ये सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है सी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। फोरम फॉर डिकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देखो फोरम फॉर डिकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डिकार्बोनाइज करना है, CO2 के एमिशन को वहां से कम करना है। तो नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ये ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया? तो याद रखना किसके साथ मिलकर किया? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर नीति आयोग ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या है? ये इंडिपेंडेंट चैरिटी है जो लीगली रजिस्टर्ड है इंडिया, मतलब इंडियाज रिसोर्स ट्रस्ट के रूप में, और मेरे लिए प्रैक्टिकल प्रपोजल्स देती है ताकि हमारे इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज हम बना सकें, सोशली इक्विटेबल जो है डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और अगर इसकी बात करें किसकी, फोरम फॉर डिकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसकी बात करें तो ये किसका पार्ट है? एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसका नाम है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोजेक्ट। ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोजेक्ट, ये मेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये उसका पार्ट है। क्या? फोरम फॉर डिकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मेनली नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर स्टार्ट किया है, और ये एक लार्जर प्रोजेक्ट का पार्ट है जो जिसका क्या नाम है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। ठीक है, और ये जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया है, ये मेनली क्या है? ज्वाइंट प्रोग्राम है, 7 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसमें कर रही हैं। ये भी एक और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसका नाम है IKI मतलब इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ये भी उसका पार्ट है। ठीक है, और जर्मनी का ये क्लाइमेट इनिशिएटिव है, जिस पर आप इतना ध्यान रख सकते हो। और ये मेनली NDCTIA में क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव इन एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होंगी, कहाँ पे मेनली ट्रांसपोर्ट को डिकार्बोनाइज करने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे एशिया में? तो याद रखना इंडिया, चाइना और वियतनाम। इंडिया, चाइना और वियतनाम ये 3 कंट्रीज हैं जहां पे मेनली एफर्ट्स किए जाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने के लिए। किसके अंदर? NDCTIA प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्या डिकार्बोनाइजेशन करने की कोई और भी स्कीम चल रही है? यस, नीति आयोग मिलकर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ और भी एफर्ट कर रही है। किसके साथ? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर, ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम किसका है? OECD कंट्रीज का है, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसके साथ मिलकर भी इंडिया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो उसका नाम है DTE, डिकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी, ये प्रोजेक्ट भी नीति आयोग ने स्टार्ट किया हुआ है। किसके साथ मिलकर? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर, OECD कंपनी के साथ, OECD कंट्रीज ने जो स्टार्ट किया है उसके साथ। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कितने साल का है? ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। और मेनली करंट पार्टिसिपेंट इसमें कौन कौन से हैं? इसमें करंट पार्टिसिपेंट्स हैं इंडिया, अर्जेंटीना, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को और अजरबैजान। और कौन सा? अजरबैजान। ये जो है ये 4 कंट्रीज इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो इसमें टेक पार्ट कर रही हैं। ठीक है, और वैसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? याद रखना इसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। और ये कब बनी थी? 2006 में बनी थी। कब बनी थी? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम 2006 में बनी थी, जो जितने भी ट्रांसपोर्ट मीडियम से सबको कवर करती है, चाहे रेल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, सब में डिकार्बोनाइज करने की बात करती है। ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। एक तो है फोरम फॉर डिकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर जिसमें नीति आयोग वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम कर रही है, और एक है DTE, डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी। इसमें जो है नीति आयोग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर काम कर रही है। ठीक है, तो दोनों प्रोजेक्ट आपने देख लिए। डिकार्बोनाइजेशन के लिए 2 ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? ओजोन से रिलेटेड कौन कौन से हमारी कन्वेंशन है? अगर आपने इन्वायरमेंट का सेक्शन हमारा नहीं देखा तो आप वो भी जाकर देख सकते हो, इसमें सारे कंप्लीट करवाए गए हैं। सबसे पहले वियना, बिल्कुल वियना 1988 में इफेक्ट में आया था, और ये सी ओजोन के लिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। मॉन्ट्रियल तो सबको पता है 1987 में आया था, ये भी किसके लिए? ओजोन के लिए। उसके बाद किगाली अमेंडमेंट तो आपको पता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करने के लिए आया था, ये तो था ही। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? करेक्ट होगी। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, ओजोन के लिए नहीं था। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग होगी। फिर आते हैं 5 है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें, स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए आया था? POP के लिए आया था। किसके लिए? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए आया था, और ये फोर्स में कब आया था? 2004 में। फोर्स में कब आया था? 2004 में आया था। तो ये भी ग्रीन हाउस मतलब उसके लिए, सॉरी, ओजोन के लिए नहीं है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है? सी। ठीक है, मेन चीज आपको पता होना चाहिए कि मेन प्रोटोकॉल किसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 2 एप्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो नाविक और एक भुवन। देखो जो भुवन है
बूमम है, ये किसने स्टार्ट किया? ये इसरो ने स्टार्ट किया। इट इज़ अ वेब बेस्ड पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग विजुअलाइजेशन सर्विसेज एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन टू यूजर्स इन पब्लिक डोमेन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा ही करते हैं। सेकंड है, किसने स्टार्ट किया है? वैसे भी इसरो ने स्टार्ट किया है, ठीक है। कब स्टार्ट किया था? 2009 में इन्होंने सर्विसेज स्टार्ट कर दी थी। फिर आता है नाविक। नाविक एक सैटेलाइट इनेबल्ड नेविगेशन सिस्टम है जो इंडियन शिप्स और वेसल को अक्रॉस द वर्ल्ड ओशन में फैसिलिटेट करेगा। याद रखना, अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं करेगा, ये अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं करेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही करेगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गाइड करता रहेगा, प्रोवाइड करेगा पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग सर्विसेज, सारी चीजें, ठीक है। याद रखना ये चीज प्रोवाइड करेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या बोलता है? पीसा एक्ट के बारे में बताना है, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। सबसे पहले इट वाज इनेक्टेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ भूरिया कमेटी। तो याद रखना, भूरिया कमेटी कब बैठी थी? 1995 में बैठी थी, और उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही ये एक्ट को इनेक्ट किया गया था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, दिस एक्ट इज टू स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस ओनली इन 5th शेड्यूल एरिया। बिल्कुल केवल और केवल 5th शेड्यूल एरिया में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये आया था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, अंडर द एक्ट फॉर पंचायत और ग्राम सभा आर एम्पावर्ड टू प्रोवाइड अप्रूवल फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस और लीज फॉर मेजर एंड माइनर मिनरल्स इन शेड्यूल एरिया। याद रखना, इसमें ग्राम पंचायत इंपावर्ड तो है, लेकिन वो मेजर मिनरल्स के लिए नहीं है, ओनली माइनर मिनरल्स के लिए है, ठीक है। उसके अप्रूव को वो कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ठीक है। याद रखना, इस चीज को काफी ज्यादा है कि जो ग्राम पंचायत है वो कौन से मिनरल्स के डिसीजन लेने को मतलब ऑथराइज्ड है, तो कौन सी है वो? माइनर मिनरल्स है, ना कि मेजर मिनरल्स। तो हमारी आंसर हो गया फर्स्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में क्या किया जाएगा? जो भी कोर एसेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी कोर एसेट हैं जैसे कि रोड, रेलवे, पावर, टेलीकॉम, इनको क्या कर दिया जाएगा? लीज कर दिया जाएगा, मतलब लीज कर दिया जाएगा इनको, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को। 2021 में स्कीम लॉन्च की गई है। तो सबसे पहले है, दिस विल कोल टर्मिनस विद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बिल्कुल ये कौन टर्मिनस रहेगा? किसके साथ? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ। इट एम्स एट ट्रांसफरिंग रेवेन्यू राइट्स एट प्राइवेट पार्टीज फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पीरियड। बिल्कुल इसमें क्या कुछ रेवेन्यू राइट्स को प्राइवेट पार्टीज को दे दिया जाएगा। थर्ड है, ओनली एसेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइन मिनिस्ट्रीज एंड सीपीएससीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैव बीन इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है में जो है उन्हीं को इंक्लूड किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? करेक्ट है। तो सारी ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? डी। और ये जो है टॉपिक, ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छे से इसको तैयार कर लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताना है। किसके बारे में? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। सबसे पहले, द मेंबरशिप इज ओपन ओनली फॉर द सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज लाइंग फुली और पार्शली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न एज प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स। तो याद रखना, इसकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है कि केवल और इसके ट्रॉपिकल एरियाज में जो कंट्रीज होंगे उन्हीं के लिए, सबके लिए ओपन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड है, इसके हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में, बिल्कुल। थर्ड है, विश्वरीय अवार्ड इज गिवन टू द कंट्रीज विद मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी। विश्वरीय अवार्ड ऐसे कंट्रीज को दिया जाता है जिसकी मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी होती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। याद रखना, ये अवार्ड उन्हीं के लिए दिया जाता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखें तो 2015 में ये आई थी, ठीक है, स्टार्ट की थी, और इंडियन इनिशिएटिव था। इंडियन फ्रांस ने मिलकर इसको वो किया था। उसके बाद में पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था। क्या हुआ था? पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था, जिसके बाद ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। उसके बाद ये देखें कि ये नोडल एजेंसी है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की क्या है? ये भी एक क्या है? नोडल एजेंसी है, ठीक है। और ट्रॉपिकल रीजन्स के बाहर भी जो भी कंट्रीज हैं उनके लिए भी इसकी मेंबरशिप ओपन है। काफ़ी सारे अवार्ड इसमें दिए जाते हैं, जैसे कि विश्वरीय अवार्ड हो गया जिसकी मैक्सिमम सोलर फ्लोटिंग कैपेसिटी है, उसके लिए है। एक है कल्पना चावला अवार्ड। कल्पना चावला अवार्ड मेनली किसके लिए है? ऐसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जिन्होंने दिया है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने सोलर एनर्जी के फील्ड में, उनको दिया जाता है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को। एक है हमारा दिवॉकर अवार्ड। एक कौन सा हमारा? एक हमारा दिवॉकर अवार्ड। ये मेनली ऑर्गेनाइजेशंस या उन इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल को के लिए काम करते हैं और मेनली सोलर एनर्जी को भी वो मैक्सिमाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा वो दिवाकर अवार्ड। तो हमारा अपने दोनों देख लिया, दिवाकर अवार्ड देख लिया और कल्पना चावला अवार्ड देख लिया और विश्वरीय अवार्ड देख लिया, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई हमारे इसके बारे में। और लगभग अभी कितनी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया? 101 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है। रिसेंटली किसने? यूएसए ने इसको क्या किया था? साइन किया था। और अब अप्रोक्स रेटिफाई कितनी कंट्रीज ने किया इसको? 80 कंट्रीज ने अप्रोक्स इसको क्या किया? रेटिफाई किया। 80 कंट्रीज ने इसको क्या किया? रेटिफाई किया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना? ब्रह्मोस। सबसे पहले, इट इज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया अंडर द ज्वाइंट वेंचर। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है ज्वाइंट वेंचर में। तो आपको क्या लग रहा है, स्टेटमेंट गलत है कि सही है? बिल्कुल सही
सही स्टेटमेंट है, उन्होंने ही बनाई है। सेकंड है इट इज़ वन ऑफ द मिसाइल्स डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं कितनी बार आपको इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा चुकी हूँ, जिसमें 5 मिसाइल बनाई जा रही है। कौन कौन सी? पटना, पटना मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है, ये 5 मिसाइल बनाई जा रही है। तो इसमें तो ब्रह्मोस मिसाइल है नहीं, तो इसका मतलब ये इसके अंदर नहीं बनाई जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या करेक्ट है। और ब्रह्मोस हमारी है क्या? ब्रह्मोस याद रखना, ब्रह्मोस है हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कौन सी? हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, मैं कहाँ हूँ, ठीक है। इंडिया एंड रशिया ने तो बनाई है, लेकिन ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो देखो ऐसे आंसर इसका होगा, क्या होगा? डी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन सी है, ठीक है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और ये कहीं से भी लॉन्च हो सकती है, शिप से, एयरक्राफ्ट से, लैंड से, कहीं से भी, ठीक है। और अभी रिसेंटली तो इंडिया ने इसको एक्सपोर्ट करने की भी बात की है, जैसे कि किस किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया कि इसको एक्सपोर्ट करेगा इंडिया? फिलीपाइंस, वियतनाम, यूएई, ठीक है, यूएई, साउथ अफ्रीका और एक और कंट्री था इंडोनेशिया। इन 5 कंट्रीज को क्या करेगा? इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ब्रह्मोस मिसाइल। 2 स्टेज इसमें इंजन होता है। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड मतलब सॉलिड फ्यूल डलती है, और सेकंड स्टेज में क्या होती है? लिक्विड स्टेज डलती है, ठीक है। और इसकी स्पीड अगर बात करें तो वो कितनी है? मैक 2.8, इतने मैक 2.8, इसका मतलब ये अप्रोक्स 3 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। इसकी वॉर हेड कैपेसिटी कितनी है? 250 से 300 किलो की, ठीक है, केजी की। 250 से 300 केजी की इसकी वॉर हेड कैपेसिटी है, और इसकी रेंज अप्रोक्स कितनी है? 300 किलोमीटर। इसकी रेंज अप्रोक्स कितनी है? 300 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो जाता है कंप्लीट, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज रोल्ड आउट न्यू BH सीरीज फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो उसके बारे में बताना है। द फर्स्ट है द BH सीरीज व्हीकल रजिस्ट्रेशन विल बी कंपल्सरी फॉर द न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन द लॉन्च ऑफ द सीरीज। याद रखना, BH सीरीज जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है ना, ये कंपल्सरी नहीं है, ये वॉलंटरी। आप चाहो तो करवा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी करवा सकते हो, ठीक है। सेकंड है द मोटर व्हीकल टैक्स विल बी लेवाइड फॉर 2 years फॉर BH सीरीज रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल 2 साल के लिए जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो इस पर लगाया जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मेनली BH सीरीज का ये भारत सीरीज है, न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क लगाया जाएगा नए व्हीकल्स पे, और मेनली किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर 2021 में लॉन्च किया है, वॉलंटरी बेसिस पे है। मेनली क्या है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई व्हीकल जाता है तो उसका बार बार रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए ये मतलब प्रोसेस की गई है, प्रोसेस को ईज करने के लिए। कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाला है ये। और इसमें एक और क्वेश्चन काफी मतलब अगर आप एक्स्ट्रा एग्जाम पे देते हो तो उसमें आ सकता है कि इसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कि सबसे पहले इसमें मान लो कि 2 वर्ड है, उसके बाद BH सीरीज का मार्क आएगा, उसके बाद 4 कोई रैंडम नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे कि 2, 4, 5, 6, और फिर है हमारे अल्फाबेट्स आएंगे। तो ये लास्ट में 2 आएंगे अल्फाबेट्स, यहाँ पे आएंगे कौन से? रैंडम नंबर्स। यहाँ पे BH सीरीज का कोड होगा, और YY क्या होगा? ये ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, के किस साल में रजिस्टर हुआ है। तो ये है BH सीरीज की मतलब इसमें क्या क्या कैसे सीक्वेंस होगी जब भी उसकी जो प्लेट है वो बनेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ए डिमांड इज बीइंग रेज्ड फॉर द क्लासिकल स्टेटस फॉर द मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस देने की एक डिमांड उठ रही है। तो हमें क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बताना है। बोल रहे हैं 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज। और कौन कौन से? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तेलुगु, मलयालम और उड़िया रिसेंटली ऐड हुई है, कब? 2014 में। कौन सी ऐड हुई है? 2014 में। तो सेकंड, बेस्ड ऑन द लिस्टेड क्राइटेरिया ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए पर्टिकुलर लैंग्वेज इज क्लासिकल लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसके हिसाब से ही अगर वो पूरे होंगे तभी वो कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बन सकती है। जैसे कि उसकी एक अपनी हिस्ट्री होनी चाहिए 1500 से लेकर 2000 ईयर्स पहले तक की, ठीक है। दूसरी चीज वैल्यूएबल हेरिटेज होनी चाहिए, मतलब काफी स्पीकर्स होने चाहिए उसके, ठीक है, उसके काफी स्पीकर्स होने चाहिए, और लिटरेरी ट्रेडिशन भी होनी चाहिए, मतलब उस लैंग्वेज में कोई बुक्स भी लिखी होनी चाहिए जो ओरिजिनल हो, यूनिक हो, किसी दूसरी लैंग्वेज से मतलब उसने कुछ कंटेंट ना लिया हो, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस भी लिस्ट की गई हैं जिसमें ऐसा हो, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है बेनिफिट्स की, 1 सेकेंड। दूसरी चीज़ है बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, देखो बेनिफिट्स है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है, आपको जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर कोई बनाना है तो वहाँ पे आपको क्या मिल सकती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है उस लैंग्वेज में स्टडी के लिए। दूसरी चीज़ जो भी उस लैंग्वेज में स्कॉलर्स होंगे उनको एमिनेंस का अवार्ड दिया जा सकता है, या फिर UGC से रिक्वेस्ट भी की जा सकती है कि एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम या प्रोफेशनल जो चेयर्स हैं वो क्रिएट की जाएँ ताकि उसमें बच्चे जो पढ़ सकें। तो ये कुछ कुछ इसके बेनिफिट्स हैं और कुछ कुछ इसकी कंडीशन है, और कौन कौन सी लैंग्वेज है वो तो हमने बता ही दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है, इनको क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे अलग कंसेप्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। चकमा ट्राइब कहाँ पे, देखो याद रखना, चकमा भूटान में नहीं है, चकमा तो इंडिया में ही आपने सुना होगा, और चकमा इंडिया में कहाँ पे, मिजोरम में। कहाँ पे है, इंडिया में, मिजोरम में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है रोहिंग्या म्यांमार में ही है, यूगिर्स चाइना में ही है, तो ये तो आपने सुने ही होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट क्राइसिस, इंट्रोड्यूसिंग द चाइल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है, इट इज रिलीज अलोंग विद आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट, आईपीसीसी के साथ मिलकर रिलीज होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। इसको कौन रिलीज करता है, यूनिसेफ। कौन इसको रिलीज करता है, यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है। सेकंड है, इट रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल शॉक सच एज साइक्लोन्स एंड हीट वेव्स। बिल्कुल इसमें क्या है, चिल्ड्रन कितने एक्सपोज है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के शॉक से, जैसे कि साइक्लोन और हीट वेव से, उसमें कंट्रीज को रैंक करती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें इंडिया की रैंक जो कितने है, 26 आई है। कितने है, 26 आई है। तो ये स्टेटमेंट पहली रॉन्ग होगी, सेकंड करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, यही छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ऑपरेशन सद्भावना के बारे में बताना है। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना किसके लिए, कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, या फिर ये ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए कन्फ्लिक्ट रीडन कंट्रीज में, या फिर इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर रीजन में, ताकि वहाँ के लोगों के हार्ट एंड माइंड्स को जीता जा सके। तो बिल्कुल ये इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर में, ताकि वहाँ के लोगों का दिल जीता जा सके और वहाँ पे उनको अपना बनाया जा सके। तो हमारे आज के जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। और सॉरी फॉर द इंस्ट्रूमेंट, आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जिस पे मैं लिखती हूँ वो बिल्कुल पता नहीं कैसे एकदम से ख़राब सा हो गया है। तो अगर कोई भी आपको गलती लगी हो या फिर आपको समझ में ना आ रहा हो, तो सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश की है, ठीक है। तो शायद कल तक ये ठीक हो जाए। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो, हमारे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि लगभग आधे बच्चे तो सब्सक्राइब किए ही नहीं है, ठीक है। आप देख लेते हो लेकिन नहीं करते हो, तो प्लीज़ ये और कर दो हमारे लिए। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।